नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरान शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में आज कोरोना के 147 केस सामने आए हैं। पूर्वी चंपारण में 8 मामले सामने आए, जबकि शिवहर में 3, वहीं बक्सर से 3 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिमी चंपारण से भी 12 केस कोरोना के सामने आए, तो भागलपुर से 5 मरीज मिले हैं। वहीं पूर्णिया से 15 मामले सामने आए, तो मधुबनी से 16 संक्रमित मरीज मिले हैं। सुपौल में 10, सारण में 11, अरवल में भी मरीज सामने आए हैं। हम आपको बता दें, राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4745 हो गई है। तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4745 पहुंच गई है। और बात दरभंगा के खबर की। दरभंगा में ब्लास्ट की घटना को पटाखे का धमाका बताने से लोग गुस्से में हैं। आजमनगर मोहल्ले के लोगों ने आज पुलिस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की लीपापोती के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को जबरन कागज पर साइन भी करवा लिया। स्थानीय विधायक संजय सरावगी ने पुलिस के इस रवैये पर नाराजगी जताई है और धमाके की जांच की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि मकान में धमाका पटाखे से हुआ था और एफएसएल की टीम इसकी जांच करेगी। तो दरभंगा का दरअसल ये मामला था। एक घर में ब्लास्ट हुआ था और 5 लोग इसमें जख्मी हुए थे। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि ये एक बम धमाका था, जबकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि पटाखे की वजह से ब्लास्ट हुआ था। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इतना बड़ा धमाका, अभी कोई 2-4 महीने में दिवाली भी नहीं थी, या महीने 2 महीने पहले दिवाली भी नहीं बीती। दिवाली बीते 8 महीना हो गया और दिवाली 5-6 महीने के बाद है। तो इतना बड़ा धमाका, ये क्या चीज का धमाका था। खबर पूर्णिया से। पूर्णिया के ग्रामीण हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग पर सवालिया निशान लगा हुआ है। साप्ताहिक हाटों में लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी चौकीदारों पर होती है, लेकिन चौकीदार अपनी ड्यूटी नहीं देते। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि विवाद हो जाने के डर से दखल नहीं दे पाते हैं। पूर्णिया के बालूघाट की साप्ताहिक हाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। अनलॉक 1 के बीच हम आपको दिखा रहे हैं आज ग्रामीण हाट की स्थिति और ग्रामीण हाट का यह दृश्य, जिससे आप समझ में आएगा कि जो गांव के हाट हैं वो चल रहे हैं। गांव के हाट अनलॉक होने के बाद खुल गए हैं, लेकिन यहाँ फिर भी जो सोशल डिस्टेंस का सवाल है वह बना हुआ है। दुकान लगाने के लिए दूरी लग तो सटते रहता हो ना, तो आता है सट के रहबे करता है। अब क्या करता है, आप लोग को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हट के रहिए भैया, जरा कहाँ की लेते जाइए। दूरी तो रहना चाहिए। दूरी सरकार जो कहता तो वो बात तो मानना पड़ेगा। सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। दूरी काफी मजमा लग जाता होगा ना। हाँ, लग जाता है कि देखते हैं ना, देह में देह भी लड़ता है, लड़ जाता है कि क्या करेंगे। तो आप लोग को सिखाते नहीं हैं? क्या सिखाएंगे, कहीं झंझट हो गया, आपस में मार डंगा हो गया तो बिहार है, क्या करेंगे तब। लेकिन चाहिए कि दूरी रहना। हाँ, दूरी रहना चाहिए। अगर कहेगा तो तू हमरा काहे टोका का हम नहीं रहेंगे, ये करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जायज बात तो यही है कि दूरी रहना। हाँ, दूरी रहना चाहिए, बात सही है। तो हम गांव के हाटों की कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे थे और समझाने की बात इसलिए हो रही थी कि दूरी काफ़ी ज़रूरी है और लोगों की थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, लेकिन लोग जागरूकता की बात को ज़रूरी मान रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज 18 पूर्णिया। वहीं गुमला जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन लगातार लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील लगातार कर रहा है। बेवजह घूमने और भीड़ लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लिहाजा ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, जबकि शहरों में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। गुमला से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशील कुमार। गुमला जिला में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों में लगातार कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आ रहा है, उसके बाद प्रशासन कितना गंभीर है ये तो अलग बात है, लेकिन कई गांव के लोग काफी गंभीर हैं इस मामले को लेकर। आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाहरी व्यक्तियों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा हुआ है, जिसे कारण आप देख सकते हैं कि अमूमन जिन रास्तों पर पूरा भीड़ भाड़ हुआ करती थी, उन सड़कों पर कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कोरोना की लड़ाई में अब लोगों का विवेक ही काम करेगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जिस अधिक संख्या में प्रवासी मजदूर लगातार बाहर से आ रहे हैं, वैसे में कई बार देखा जा रहा है कि प्रवासी मजदूर बिना प्रशासन को सूचना दिए गांव में आ जाते हैं। उस वैसी परिस्थिति में ग्रामीणों की ये जागरूकता निश्चित रूप से काफी सराहनीय है
और इन लोगों ने यहाँ पर एक संपर्क सूत्र नंबर भी लिख रखा है कि कोई व्यक्ति अगर अज्ञात व्यक्ति को देखता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सूचित कर सकता है, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं जाँच करवाया जा सके, क्वारंटाइन में भेजा जा सके। तो ऐसे में स्पष्ट है कि जिस तरह से अब लॉकडाउन में छूट दी गई है, वैसे में प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं और कोई ग्रामीण छुप छुपा कर गाँव में ना आए और कहीं ना कहीं गाँव को लोगों को कोरोना से ग्रसित ना कर सके, उसको लेकर लोगों द्वारा जो ये जागरूकता किया गया है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के मामलों को प्रमोट करे और जब भी गांव के लोगों द्वारा सूचना दी जाती है कोई प्रवासी मजदूर बाहर से बिना सूचना के गांव में आ गया है तो उन्हें तुरंत ले जाकर उनकी जांच करवाए, ताकि कहीं ना कहीं कोरोना पर रोक लगाया जा सके। तो ग्रामीणों की इस पहल की जितनी सराहना की जाए काफ़ी कम होगी। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और कोरोना के प्रकोप के बीच सियासत भी जारी है। आरजेडी ने प्रवासियों के मुद्दे पर इस बार सियासत साधने की शुरुआत कर दी है। प्रवासियों के मुद्दे पर हमलावर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज आरजेडी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक नया पोस्टर लॉन्च किया। बड़ी बात यह रही कि तेजस्वी खुद पोस्टर लगाने के लिए सीढ़ी लगाकर चढ़ भी गए। तेजस्वी यादव ने समर्थकों की मदद से अपने ऑफिस में पोस्टर लगाया, जिसमें सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए, नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के, एक पीठ पे खंजर भोंकना और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। तेजस्वी यादव, आपके पिता तो इस अपराध जगत के महामंडलेश्वर हैं, दीक्षा दिया है। कोई बेऊर जेल में करा रहा है, कोई तिहाड़ जेल में करा रहा है, तो हम लड़ते हैं तो सीधा लड़ते हैं, फ्रंट से, पीछे से नहीं लड़ते हैं। ये संस्कृति तो आपकी है कि चूंकि आपके पिता होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 राजनीति में पद देते थे, अब पीछे से जमीन लिखवा लेते थे। श्री तेजस्वी यादव अपरिपक्व नेता हैं। अपने सीनियर पॉलिटिशियंस के बारे में वक्तव्य देते समय संयम बरतना चाहिए। ये श्री लालू प्रसाद जी के स्तर का मामला है, उनके स्तर का मामला नहीं है। इसलिए श्री तेजस्वी यादव, जिनका अनुभव ना के बराबर है, उनको इस तरह की टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने बाहर से आए प्रवासी मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में यह साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रवासी मजदूर एक अहम भूमिका निभाएंगे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोरोना संकट के बीच करीब 30 लाख मजदूर बिहार आए हैं। चुनाव आयोग ने बाहर से आए मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की बात कही है। जाहिर है इस बार के विधानसभा चुनाव में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में सियासी दलों के बीच मजदूरों के लिए जबरदस्त प्यार उमड़ रहा है। तो लोग जो आए हैं उन लोगों को यदि वोटर लिस्ट में नहीं है बिहार में और वो अर्हता रखते हैं तो उन लोगों को जरूर अभी भी हम लोगों का कंटिन्यूस अपडेशन के दौरान उन लोगों का नाम जुड़ाया जा सकता है। अब राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहर से आए मजदूरों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना है। अगर सरकार इसमें विफल होती है तो विपक्ष इसको भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सरकार द्वारा मजदूरों को लेकर लिए जा रहे फैसलों से भी ये स्पष्ट होता है। श्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि किसी मेरे मजदूर को, बिहार के जो मजदूर बाहर से यहाँ आए हैं, उनको कहीं वापस जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी इच्छा है तो यहाँ रोजगार उनको दिया जाएगा और रोजगार पैदा किया जाएगा। बिहार सरकार अपने सारे मजदूर भाइयों को जो बिहार के बाहर भी रहते थे उनके खाते में भी 1-1 हजार रुपया डालने का काम किया शुरू में ही। और आज ये मजदूर भाई आए हैं तो निश्चित रूप से उनके आगे भी की चिंता सरकार कर रही है। विपक्ष के लिए भी इतना बड़ा वोट बैंक हॉट केक है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं जो लोग पहले से बिहार में रह रहे हैं उनको तो काम मिल ही नहीं रहा। ऐसे में नए लोगों को काम कहां से मिलेगा। साथ ही मजदूरों के पलायन को सिस्टम की एक सुनियोजित साजिश करार दिया। अभी जो आए हैं और जो कह रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, नून रोटी भी उपलब्ध होगी तब ना। ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी बना हुआ है कि बिहार में यह स्थिति बनी रहे ताकि यहाँ के श्रमिक जो है जाके वहाँ अमानवीय स्थिति में रह के भी वहाँ के
तरक्की में अपना खून और पसीना जो है बहाएं। पहले से माना जा रहा था कि प्रवासी मजदूरों का इस बार के विधानसभा चुनाव में अहम रोल होने वाला है, लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने भी ये साफ कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, उसके बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने के आसार साफ दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अब चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर कार्ड बनेगा सभी मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का, तो अब सभी वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट जाएंगे सभी राजनीतिक पार्टियां। इधर लॉकडाउन में बाहर के राज्यों में फंसे 20 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं। सरकार का दावा है कि वापस लौटे बिहारी श्रमिकों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार का यह दावा बगहा में फेल साबित होता दिख रहा है। बिहारी श्रमिक फिर से लाचारी और बेबसी के साथ दिल में दर्द लिए वापस कमाने के लिए बाहर जाने लगे हैं। बगहा रेलवे स्टेशन से मजदूरों की टोली दिल्ली, गुरुग्राम, पंजाब जैसे शहरों में जाने के लिए ट्रेन पकड़ रही है। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें यहाँ रोजगार मिल नहीं रहा और अगर वो कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या। लॉकडाउन में आप आए हुए तो फिर जा रहे हैं कमाने के लिए। परेशानी यहाँ रोजगार नहीं है, परेशानी ज़्यादा है, खाने पीने की दिक्कत है, इसीलिए दोबारा जा रहे हैं कमाने खाने के लिए। बच्चे परेशान हैं और दिक्कत ज़्यादा है यहाँ। तो सरकार तो यहाँ रोजगार देने की बात कर रही है। कुछ भी नहीं वैसे वादा करता, बड़ा बड़ा कोई वादा पूरा नहीं करते यहाँ के लोग। कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर लोगों के लिए बनाए गए जो कि कोरोना संक्रमित हैं। राज्य में क्वारंटीन सेंटर के शुरू हुए 2 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन भोजन और नाश्ते के नाम पर बजट का कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। इस कंफ्यूजन से न सिर्फ प्रधानाध्यापक परेशान हैं, बल्कि अधिकारियों के लिए भी ये समझ से परे है। मास्टर साहेब के लिए मुसीबत बना क्वारंटीन सेंटर। भोजन और नाश्ते के बजट ने बढ़ाई परेशानी। प्रति मजदूर 51 रुपए की राशि तय। 51 रुपए में 2 वक्त का भोजन और नाश्ता। क्वारंटीन सेंटर के मास्टर साहेब हो रहे हैं परेशान। इतने में कहां से खिलाएंगे मजदूरों को खाना। बिहार में आपदा प्रबंधन की देखरेख में लगभग 350 क्वारंटीन सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिसका जिम्मा स्कूल के हेडमास्टर साहब को दिया गया है। निगरानी का जिम्मा बीडीओ और सीओ के पास है। हेडमास्टर साहब ने आदेश के मुताबिक 2 माह 2 टाइम भोजन और 1 टाइम का नाश्ता करवाया, लेकिन बजट ने अब उन्हें परेशान कर दिया है। सरकार की तरफ से 2 महीने बाद मजदूरों के 2 वक्त का भोजन और नाश्ते के लिए जो राशि तय की गई है वो मात्र 51 रुपए है। इसमें जो खाना का मेनू सरकार के द्वारा तय किया गया है, नाश्ते का मेनू अब तक तय नहीं किया गया है, और जो राशि निर्धारित की गई है वह राशि कहीं से सम्मानजनक नहीं है। इस महंगाई के दौर में कोई भी व्यक्ति अपने जेब से लोगों को खिला नहीं पाएगा। हेडमास्टर साहब की माने तो राज्य में जब क्वारंटीन सेंटर शुरू हुआ था उस समय कई जिलों में बीडीओ और सीओ ने पत्र जारी किया था, जिसमें 100 रुपए भोजन और 25 रुपए नाश्ते पर खर्च बताया गया था। ऐसे में हेडमास्टर साहब से लेकर बीडीओ और सीओ तक परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि 2 महीने में खर्च हुई राशि की भरपाई कौन करेगा। महंगाई के दौर में कहीं 51 रुपए, कहीं 61 रुपए, तो कहीं 125 रुपए की दर से 2 टाइम का भोजन और 1 टाइम नाश्ता देने का आदेश आपदा विभाग ने जारी किया था। ऐसे में बीडीओ सीओ से लेकर हेडमास्टर साहब को ये डर सता रहा है कि कहीं पॉकेट से चूना न लग जाए। इस बाबत जब आपदा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की हमने कोशिश की तो फोन रिसीव नहीं किया गया। वहीं सीओ की माने तो वर्ष 2017 की दर से 2020 में यह आदेश जारी किया गया है, जो इस महंगाई के युग में काफी कम है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खाने की मुसीबत लोगों के सामने पैदा हो गई है और हेडमास्टर साहब भी परेशान हो रहे हैं। इधर सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार को सेहत की सौगात दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजफ्फरपुर और मधुबनी में स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की। इसमें स्वास्थ्य विभाग की 542.10 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। इसके अलावा 88.38 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम ने लोकार्पण भी किया। इसमें राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल झंझारपुर और श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भवन का
उन्नयन कार्य भी शामिल है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सह अनुसंधान केंद्र, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में इंसेफेलाइटिस वार्ड और सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का लोकार्पण भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेहतर होती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की, साथ ही अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने उनको जब मौका दिया तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ, नहीं तो पहले हालत बेहद खराब थी। बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, उसके पहले हमने ये देखा था रिपोर्ट कि खाने से, भोजन से ज्यादा खर्च लोगों को करना पड़ता स्वास्थ्य पर, और तभी हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। हम तो सरकारी अस्पताल का अनुभव देखे हुए हैं, सांसद थे तब। हम तो कितना जिला के अस्पताल में गए थे तो वहाँ देखे थे, किसी को देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए हम गए, एक पत्रकार था तो उनको देखने के लिए हम गए थे, और साहब जो देखा हमने कि अचानक धब किया, तो हम कहे क्या धब किया, तो देखा कि दूसरी मंजिल पर कुत्ता पहुंचा हुआ था, बेड पर कुत्ता था, मरीजों की संख्या कम थी, ये हालत था पहले। और अब आज समझ लीजिए कि अस्पतालों में अब कितने मरीज आ रहे हैं। पहले यहां तक कि जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसका भी बेड नहीं भरता था कभी, और आज क्या स्थिति है कि उसकी संख्या बढ़ रही। अब हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि भाई सबसे पुराना हमारा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसकी संख्या बेड की दुनिया में इतना ज़्यादा बेड किसी अस्पताल का नहीं है। 5000 से भी ज़्यादा, 5400 करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब IGIMS बना पहले, लेकिन IGIMS पटना का तो लगभग बंद होने के कगार पर था ना। और इधर महागठबंधन में मचे घमासान के बीच जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपने बयान से सियासत गरमा दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं। मांझी ने सीएम नीतीश से एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने की अपील की है। इसके लिए मांझी ने तेजस्वी यादव से बात भी करने को कहा है। हम उनको कहना चाहते हैं कि आप में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। अगर उधर से नाता तोड़ करके अगर आते हैं इधर, तो हम लोग उनके साथ जाने को तैयार हैं, या हमारे साथ वो काम करें तो हम उनको साथ लेने को तैयार हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ दे और महागठबंधन के साथ आ जाए, लेकिन आपके साथ तो फिलहाल आरजेडी भी है, उससे इतराज हो गया तो? नहीं, वो तो बात हो जाएगी। देखिए, आरजेडी का भी जहाँ तक सवाल है, हम नहीं समझते हैं कि भाजपा कि जो नीति अभी है उससे वो खुश हैं। राज्य हित की बात अगर होती है तो महागठबंधन जो अभी है, अगर बदस्तूर ठीक ढंग से काम करता रहा, जो कहीं न कहीं कमी है वहाँ पर भी उचित डिलीवरेशन नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हम कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है, और अपना यूनिलैटरल एक तरह से तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, जो सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे थे। इधर गया से जेडीयू सांसद विजय मांझी ने अपनी ही सरकार के पुलिस विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में धरना शुरू कर दिया है। बाराचट्टी थाना परिसर में विजय मांझी धरने पर बैठ गए हैं और एसएसपी राजीव मिश्रा को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। विजय मांझी इस वजह से नाराज हैं कि जब कभी वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर बाराचट्टी थाना अध्यक्ष को फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते। एक मजदूर की मौत के बाद जेडीयू सांसद विजय मांझी ने थाना अध्यक्ष को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मजबूरन विजय मांझी पैदल ही थाने पहुंच गए, जहां उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बावजूद वो धरने पर बैठ गए। सांसद का ये भी आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसकी शिकायत उन्होंने बाराचट्टी थाने में की, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी बात को कभी सुनते ही नहीं, जब भी फोन लगाते हैं कभी नहीं लगाते, कभी नहीं फोन उठाते। धरना भी आपका? हाँ, धरना मेरा जारी है जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे। इस बात को एसपी साहब भी मेरे साथ एक गाली गलौज, एक नंबर से गाली गलौज आया था, धमकी दिया था, उस आदमी का हम नंबर भी दिए, एसपी साहब को लिखित दिए हैं, आईजी साहब को भी बोले हैं, आईजी साहब को भी बोले हैं,
किसी प्रकार का कोई कार्रवाई इन लोग नहीं की। पटना के खुसरूपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर से 7 क्विंटल गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। खिरोदपुर स्थित गंगा तट के पास पुलिस ने छापेमारी कर ये कामयाबी हासिल की है। हालांकि मौके का फायदा उठाकर गांजा तस्कर भागने में सफल रहे। गांजे को गंगा के रास्ते नाव से वैशाली के राघोपुर दियारा ले जाने की योजना थी। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। देखिए, वो गुप्त सूचना थाना पर प्राप्त हुई, जिसमें थानाध्यक्ष और संबंधित टीम के द्वारा करीब 1:30 बजे रात्रि को खिरोधरपुर के पास गंगा नदी के पास सूचना मिली। उसके आधार पर पूरे टीम के द्वारा छापामारी की गई। तो खिरोधरपुर में गंगा किनारे के पास कंटेनर में रखा हुआ काफी मात्रा में गांजा वगैरह बरामद हुआ है। कितना किलो है? करीब 7 क्विंटल है। बिहार झारखंड में पहली भारत माता की मूर्ति को सुपौल के बाबा पीठ मंदिर में स्थापित किया गया है। सदर प्रखंड के कर्णपुर पंचायत स्थित बाबा पीठ काली मंदिर में इसकी स्थापना विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित जीवेश्वर मिश्र ने की। इस मौके पर संतों की मंडली भी जमा हुई और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। भारत माता की मूर्ति के साथ राम जानकी और हनुमान जी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया। और इसीलिए यहाँ के जन जन में भारत माता के प्रति आस्था हो, भारत माता की पूजा अर्चना हो, भारत के पुत्रों के प्रति समरस समाज हो और भारत में जो पेड़ पौधे उनकी शोभा है उसके पर्यावरण की रक्षा हो, इसके लिए भारत माता की मूर्ति की प्रतिष्ठापना यहाँ। लॉकडाउन बहुतों के लिए मुश्किल भरा रहा तो बहुतों के लिए ये सुनहरा मौका भी लेकर आया। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जिसने बनाना पेपर से ऑर्गेनिक मास्क बनाया है। ये ऑर्गेनिक मास्क N95 से भी बेहतर है और काफी सस्ता है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पेपर मैसी के चर्चित कलाकार शरद ने केले के रेशे से बने कागज से ऑर्गेनिक मास्क तैयार किया है। पटना के शरद कुमार का दावा है कि इस मास्क पर कोरोना वायरस का असर नहीं होता, इसलिए केले के रेशे से बना कागज सबसे सटीक और पूरी तरह से देसी और हाथ से बना हुआ मास्क है। हाथ से बने कागज के अलावा कॉपर के तार, कॉटन, लेटेक्स रबर और धागे के प्रयोग से इसे बनाया जाता है। इस मास्क में 3 लेयर हैं, जिनमें पेड के रूप में फिल्टर और मास्क के ठहराव के लिए पतले कॉपर वायर का प्रयोग किया है। कागज के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो इसलिए हमने हर वो मजबूत से मजबूत फाइबर और हर वो स्टडी के बाद ये बनाना को ऑप्ट किया। और बनाना ये प्रूव भी करता है हर तरह से, हर पायदान पे आप उसको आप नाप तोल के आप देखेंगे तो ये बाकी और दूसरे मटेरियल से बेहतर कारगर साबित होगा। इसकी अनुमानित लागत 6 से 8 रुपए है। केले के रेशे से इन्होंने कुल 8 प्रकार के विशेष हाथ कागज तैयार किए, जिसमें 2 अलग प्रकार के कागज को प्रयोग में लाकर एक व्यवहारिक टेस्ट मास्क तैयार किया गया है। इसका नाम ओसेफ रखा जाना है। इसे तैयार करने में कोई गोंद नहीं लगता, बल्कि हाथ कागज के अलावा स्प्रिंग, कॉपर, पायर, टेप, कॉटन पेड, टेलेक्स रबर और धागे का इस्तेमाल करते हैं। हाथ कागज को 3 स्तर में रखकर इसमें पेड़ के रूप में फिल्टर और मास्क के ठहराव के लिए पतले कॉपर वायर को प्रयोग में लाया जाता है। ये कागज ना तो पानी में फटेगा और ना घुलेगा, इसे कपड़े की तरह धोया जा सकता है। ये प्रमाणित हो चुका है साइंटिफिकली कि बनाना जो है, बनाना का जो स्टेम का जो जूस होता है, मतलब वो बेस्ट एंटी बैक्टीरियल है और खास करके एक्वा कल्चर के लिए तो इससे बेहतर विकल्प कोई है ही नहीं। शरद की माने तो कई शोधों में यह प्रमाणित हो चुका है कि केले के तने की जूस में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व मौजूद रहते हैं। ऐसे ही ये इको फ्रेंडली, वेदर प्रूफ एयर ऑर्गेनिक होता है, इसलिए केले के रेशे से बने कागज कोविड-19 से बेहतर विकल्प है। इस मास्क को घंटों पहना जा सकता है, सांस फूलने जैसी परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जो हम यूज करते हैं N95 मास्क या उससे महंगे मास्क, यदि उसके प्रयोग के बजाय हम यदि इस ऑर्गेनिक मास्क को यूज करें तो ये बेहतर साबित होगा। कंचन सुबोध के साथ प्रिजम पांडे, न्यूज 18।
पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।